Hello friends, welcome to Dell Law. Today we are going to discuss part 8 Constitutional Law 1000 MCQ. So continue कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 211. Okay. Which one of the following does not fall within the meaning of a state under Article 12 of the Indian Constitution? अब आर्टिकल 12 की अगर बात करें तो आर्टिकल 12 क्या बात करता है? ये बात करता है स्टेट का. ओके और स्टेट क्या होता है यहाँ पे डेफिनेशन बताया गया क्लियरली. अगर बेयर एक्ट को रीड करें, इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. समझ गए? तो यहाँ पे भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है? ये आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट आएगा. ये भी आएगा केस, विश्वविद्यालय वाला भोपाल का केस है. ओके सॉरी, ये विश्वविद्यालय है. तो ये ब्रिटिश एयरवेज कॉरपोरेशन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर नहीं आता और ये स्टेट के डेफिनेशन के अंदर नहीं है. ये आर्टिकल 12 के अंदर नहीं है. सो 211 का हो जाएगा सी. कम टू नेक्स्ट. Fundamental freedom given under Article 19 of the Constitution are available to citizen of India and foreigners both A and B above और foreigners living in India. जो freedom जो है जो दिया गया है आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो हमारी फ्रीडम है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल टू होम, तो सिटीजन ऑफ इंडिया पे अवेलेबल है या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड फॉरेनर दोनों पे है? बताइए. ये है केवल सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, क्योंकि जब भी कभी हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो आर्टिकल 19 में बहुत तरह की फ्रीडम है, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ओके, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स है, एसोसिएशन ऑफ यूनियंस है, मूविंग फ्रीली थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी है, और टू रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और लॉ और बिजनेस. सो ये सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए मिलेगा. ऐसा नहीं है कि बाहर वाले लोग आकर प्रोफेशन करेंगे बिना परमिशन के. इंडियन कर सकते हैं क्योंकि इनके पास राइट है. ओके, कम टू नेक्स्ट वन. फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द मिनिमम एज ऑफ द पर्सन शुड बी. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पोस्ट के लिए जो मिनिमम एज क्या चाहिए? दैट इज 35 इज करेक्ट आंसर. और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए कितना चाहिए एज? बताइएगा आप कमेंट में. हु डज नॉट हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इन दिस इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? ओके, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ विधानसभा, प्रेसिडेंट नॉमिनी. देखिए नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं करते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, याद रखिएगा. तो ये आंसर हो जाएगा. कम टू नेक्स्ट वन. हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट? कौन डिसाइड करता है कि बिल मनी बिल हो है या नहीं है? बताइए. सो ये डिसाइड करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा. स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है कि बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं है. ओके, तो इसका आंसर ए हो जाएगा. कम टू नेक्स्ट वन. विच ओके व्हेन द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वैकेंट, when the office of the chief justice of India is vacant, or when the chief justice is by reason of illness, absence or otherwise unable to perform the duties of his office, the duties of his office shall be performed by whom? बताइए. when due to illness or otherwise unable to perform his duty, तो उस केस में who will perform his duty or who will be perform the duty of the chief justice of India? So ये any judge of the Supreme Court appointed by the Chief Justice of India, any judge of the Supreme Court appointed by President, any senior most judge of Supreme Court after the Chief Justice, any one of the above. लेकिन जो कंसर्न जो मेन जो एक्यूरेट लिखा गया है वो any judge of the Supreme Court appointed by the President. ओके, इफ़ देयर इज़ जो जज है वो अगर इलनेस की वजह से या फिर अपना ड्यूटी नहीं कर पा रहे, तो उस केस में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज जो नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, वो इस ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे, वो उस ऑफिस को जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है. कम टू नेक्स्ट वन. Legal sovereignty in India resides in the constitution itself and not in be the people of India. The ideology was expressed in. जो legal sovereignty है, sovereign मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इंटरफेरेंस. सो ये जो sovereignty है इंडिया का वो रिसाइड करता है itself not in
जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, पर बी द नॉट इन बी द पीपल ऑफ इंडिया रिसाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा गया है. सो दिस आइडियोलॉजी वॉज एक्सप्रेस्ड इन विच केस? लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेज ए के गुप्ता केस, शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, केशवानंदा भारती केस. कौन से केस में कहा गया था? सो ये केस था केशवानंदा भारती केस में. देखिए, सोवरेनिटी रिसाइड्स इन कॉन्स्टिट्यूशन. कम टू नेक्स्ट वन. In which of the following cases the Supreme Court observed that labor taken from the prisoners without paying proper remuneration comes within the forced labor? अब जो लेबर को लाया गया है, जो प्रिजनर्स हैं सारे, अब उनसे काम करवाया जा रहा है, उनको पैसे नहीं दिया जा रहा है, तो ये फोर्स्ड लेबर एक तरीके से. सो ये कौन से केस में किया गया? ये लेबर लॉ में भी ये केस आया है, डीना वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. डीना वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. कम टू नेक्स्ट वन. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू रिव्यू इट्स डिसीजन? सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू इट्स डिसीजन. विच आर्टिकल? आर्टिकल 137, नन अदर देन 137. 136 कुछ और बात करता है. अगर बात करें 137, तो इसमें क्या है कि आप जब पढ़िएगा 145 आर्टिकल, तो 145 में बात करता है रूल ऑफ लॉ की, और 137 बात करता है रिव्यू ऑफ जुडिशरी. ओके, जुडिशरी रिव्यू करती है, तो ये आर्टिकल 137 बात करता है. कम टू नेक्स्ट वन. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्टेट डू नॉट हैव सॉवरेनिटी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर अ फेडरल कैरेक्टर इन द स्ट्रिक्ट सेंस? कौन से इनमें से केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेट do not have sovereignty under Indian constitution as it does not provide a federal character in the strict sense? strict sense में फेडरल करेक्टर स्टेट के पास नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट स्टेट के पास नहीं है. ओके, सो इन विच केस इट वाज सेड? इन रेवेरुवरी यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेज RMDC, जो चरम बग्गा वाला जो भी है, शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. बताइए इसमें से कौन सा केस होगा? ये है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. देख लीजिएगा इसको. नेक्स्ट वन. द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द रिजॉल्व ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन. जो प्रियम्बल ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिक्लेयर करता है दैट रिजॉल्व ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, like freedom of residence anywhere in the country, right to establish and administer educational institution of choice, right to education at primary level, liberty or belief, faith and worship. What is answer? Answer is liberty of faith, belief, faith and worship. जो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है, रिजॉल्व करता है, जितने भी इंडियन सिटीजन हैं उनको अब लिबर्टी है ऑफ हिज फेथ, ऑफ हिज बिलीफ एंड वर्शिप. ओके, कम टू नेक्स्ट वन. Which one of the following is correct statement? Right to privacy as a fundamental right is implicit. Okay, यानी कि जो स्पष्ट रूप में नहीं कहा गया हो, like which one of the right correct है, जो कि right to privacy is a fundamental rights is implicit. So the right against exploitation, right to personal liberty is the answer. एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी बहुत ही वो है. राइट टू प्राइवेसी एंड पर्सनल लिबर्टी कौन सा आर्टिकल है बताइएगा? आर्टिकल 21 में बात करता है क्या? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो वो भी उसी के अंदर आता है. सो आइए नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्रेसली कवर्ड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बताइए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है इनमें से जो कि कवर्ड नहीं किया गया है एज अ फंडामेंटल राइट, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड, विच इज़ नॉट कवर्ड अंडर द फंडामेंटल राइट? सो राइट टू परफॉर्म एसोसिएशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट हार्म. क्या हो जाएगा बताइए? इसका हो जाएगा राइट टू प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस. अब देखिए, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन बताया गया है, ये फंडामेंटल राइट के अंदर आता है. राइट टू इक्वलिटी की अगर बात करें आर्टिकल 14, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट हार्म आर्टिकल 19 के अंदर ये सब सारी चीज़ें बताई गई है क्लॉजेज में. तो राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस ये कहीं ना कहीं सब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, पर ये सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया है इसको कि ये भी एक तरीके से राइट है, फंडामेंटल राइट है
या फिर राइट टू प्राइवेसी जो कि बताया गया है राइट टू लाइक अ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो अब इसको देख लीजिएगा 2 to 3 का जो बताया गया, इसका आंसर हो जाएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पेस। ये कहीं भी फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं जिक्र किया गया इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? डबल जियोपार्डी मीन्स बताइए। डबल जियोपार्डी अब बताया था वही है, आर्टिकल 20 के अंदर जो बताया था, एक्स पोस्ट फैक्टो, जबरडियो पार्टी, सेल्फ इनक्रिमिनेशन। तो डबल जियो पार्टी होता है नो वन कैन बी कन्विक्टेड और नो वन कैन बी कन्विक्टेड फॉर द सेम ट्वाइस, कन्विक्टेड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, वही है ना, और प्रोसिक्यूटेड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, वही चीज़ है। तो इसका बताइए 2 to 4 का क्या हो जाएगा? 2 to 4 का हो जाएगा बी, पुटिंग द सेम पर्सन ऑन ट्रायल ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। कम टू नेक्स्ट, which one of the following is the correct statement? The writ of mandamus can be issued. writ of mandamus can be issued, बताइए। writ of mandamus can be issued, mandamus परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के लिए इशू किया जाता है, पहले भी मैंने कई बार बताया है। mandamus जो कि इशू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को और कोई भी पब्लिक अथॉरिटी को उसके ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, स्टेटूटरी ड्यूटी को भी परफॉर्म करने के लिए। समझ गए ना? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इट इज़ इशूड बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू द लोअर कोर्ट और एनी पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म सच अ ड्यूटी और एनी स्टेटूटरी ड्यूटी, रिमेंबर। सो कम टू नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? द रीट ऑफ सेचुरोरी कैन नॉट बी इशूड टू क्वेश। सेचुरोरी होता है टू प्रोहिबिट, सेचुरोरी होता है कि क्वेश कर देना, यानी कि वो तो फिर हो जाएगा ये रीट ऑफ प्रोहिबिशन जिसमें प्रोहिबिट करते हैं, यानी कि क्वासी जुडिशियल बॉडी प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम कंटेनिंग द प्रोसीडिंग इन एनी केस, ओके। बट सेटोरोरी इज द रीट इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर क्वेशिंग द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय द इंफीरियर कोर्ट, रिमेंबर। अगर कोई कोर्ट के अंदर उसका जुरिडिक्शन नहीं आता, उसने कोई जजमेंट दे दिया है तो उसको क्वेश कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कौन सा यहाँ पे बता रहा है कि द रीट ऑफ सेचुरोरी कैन नॉट बी इशू टू क्वेश। कहाँ पे यहाँ पे इशू नहीं होगा क्वेश करने के लिए, बताइए। यहाँ पे है एन ऑर्डर सफरिंग फ्रॉम फेलियर टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन, a non-speaker order passed by the quasi-judicial body, an order based on insufficient evidence। देखिए an order यहाँ पे क्वेश नहीं किया जाएगा इस केस में, बाकी केसेस में क्वेश किए जाएंगे। देखिए कोई भी अब फेलियर टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन की बात कर रहा है, क्वासी जुडिशियल की बात कर रहा है, एंड सफरिंग फ्रॉम नॉन कंप्लायंस विद द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर, तो ये सारे क्वेश कर दिए जाएंगे। पर एन ऑर्डर बेस्ड ऑन द इनसफिशिएंट एविडेंस, ये तो जुडिक्शन की बात ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सेचुरोरी का कहने का मतलब यही होता है कि इट इज़ फॉर द क्वेशिंग द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय द इंफीरियर कोर्ट और क्वासी जुडिशियल ऑथोरिटी, बिकॉज दैट ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो भी है। कम टू नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा सही नहीं है, बताइए। द सुप्रीम कोर्ट कैन ओवर रूल इटसेल्फ, कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है। ऑबिटर डिक्टा ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो बाइंड्स टू द लोअर कोर्ट्स, बट हाई कोर्ट्स डू नॉट बाइंड द लोअर कोर्ट्स ऑफ द सेम। डी आंसर इसका हो जाएगा। कम टू नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 249 एम्पावरिंग पार्लियामेंट टू लेजिस्लेशन स्टेट सब्जेक्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, इसमें बताया गया 1 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। ये है आर्टिकल 249 याद रखिएगा कि 1 साल से ज़्यादा इसका टाइम पीरियड एक्सीड नहीं होगा। इसमें क्लियरली बता दिया गया है। अगर मैं इस आर्टिकल को रीड कर दूँ 249 को, तो 249 में क्लियरली बोला गया है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। इसका जैसे ही क्लॉज 2 पढ़ते हैं, अ रिजोल्यूशन पास्ड अंडर क्लॉज 1 शैल रिमेन इन फोर्स फॉर अ सच अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड देयरइन। सो आर्टिकल 249 जरूर पढ़िएगा, और बाकी तो सारे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, सारे जितने हैं। Come to next, 229. The Council of Ministers of an Indian state is collectively responsible to Legislative Assembly. The Legislative Council, देखिए Legislative Assembly क्या होता है? विधान सभा। Legislative Council विधान परिषद,
जानते हैं, या फिर विधानसभा विधान परिषद दोनों होगा, बोथ द हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर और द गवर्नर। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं विधानसभा के लिए, नॉट फॉर विधान परिषद। ओके, सो ये हो जाएगा विधानसभा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं द लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए, कम टू नेक्स्ट। द कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, देखिए इसका 6 ईयर्स हो जाता है, नॉट एनी प्लेजर, 6 ईयर्स होता है। CAG कैग का होता है 6 ईयर्स, याद रखिएगा। कैग का क्या होता है? 6 ईयर टेन्योर होता है। सो आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, 148 में इसकी प्रोविज़न दी गई है, कैग के बारे में बताया गया है। यानी कि Which one of the following judgment deals with the service conditions? Which one of the following judgment deals with the service conditions? मधु किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जावेद अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एयर इंडिया वर्सेस नागेश मिर्जा। क्या होगा इसका आंसर बताइए? इसका हो जाएगा आंसर एयर इंडिया वर्सेस नागेश मिर्जा। कम टू नेक्स्ट वन। Which one of the following statements is correct? Parliament can make a law with respect to a matter in the state list in the national interest. जाहिर सी बात है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा चीज़ सही बताई गई इन चारों में से, जो कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट के मैटर में हस्तक्षेप कर सकती है अगर वो नेशनल इंटरेस्ट की बात हो, पब्लिक के इंटरेस्ट की बात हो तो। द राज्यसभा पास अ रिजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी, द पार्लियामेंट पास अ रिजोल्यूशन, अ स्टेट मेक अ रिक्वेस्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव्स परमिशन। क्या हो जाए? कौन वाले होगा बताइए? देखिए आराम से, राज्यसभा पास अ रिजोल्यूशन बाय द 2/3 मेजोरिटी, 232 का क्या हो जाएगा? द राज्यसभा passes a resolution by a 2/3 majority for in which the parliament can make a law with any respect like state list for the in the national interest. Okay, come to next one. For the purpose of inquiring into advising upon interstate dispute, if at any time it appears to be president that the public interest would be served by the establishment of such council, he is empowered to establish which of the following: interstate council, zonal council, interstate zonal council, the central interzonal council। क्या होगा? यहाँ पे सीधी तौर पे ये बात कर रहा है कि अगर कोई पर्पस इंक्वायरिंग होगा, कोई मतलब इंटरस्टेट डिस्प्यूट है, अगर कोई भी इंटरस्टेट डिस्प्यूट है किसी भी समय में, appears to be president that the public interest जो है would be served by the establishment of such council, he empowered established with of the following। ये interstate council इसको देखिएगा। Who among the following can establish additional court for better administration of any existing law with respect to a matter contained in the union list? Who among of the following establishment एडिशनल कोर्ट्स फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बात कर रहा है, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बात कर रहा है ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ विद रिस्पेक्ट टू मैटर कंटेन इन द यूनियन लिस्ट। बताइए, ये हो जाएगा पार्लियामेंट बाय लॉ। पार्लियामेंट बाय लॉ मीन्स हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग कैन एस्टेब्लिश एडिशनल कोर्ट्स फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ये है यूनियन लिस्ट के अंदर, तो पार्लियामेंट बाय लॉ हो जाएगा। विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आइए, ये हो जाएगा पार्लियामेंट बाय लॉ। विच आर्टिकल of the Constitution of India has the provision in respect of the amendment of any provision of the Constitution of India and procedure thereof। अब amendment वाली जो बात की गई है, amendment की बात किस में की गई है? 368 में। ये है आर्टिकल 368 में, तो 368 हो जाएगा। Under which article of the Constitution of India the power to issue writ for enforcement of fundamental rights is vested in Supreme Court and High Court। As you know, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल कौन सा है बताइए? सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल है 32। अगर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर कोई लीगल राइट की वायलेशन होती है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं अंडर 226। पहले लीगल राइट जो कि टर्म एज होता है, फिर फंडामेंटल राइट में, तो वो प्रोविज़न 226 में दिया गया है। वैसे दोनों में जा सकते हो आप,
तो रीट इशू करने का पावर जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास है। पहले प्रोसीजर ये फॉलो करना पड़ता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कम टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 237 नेक्स्ट। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज और आर एक्सेप्शन टू द फंडामेंटल राइट्स इनमरेटेड इन आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19। आर्टिकल 14 बात करता है, जैसे कि पता है आपको, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। आर्टिकल 19 की बात करें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। तो आर्टिकल यहाँ पे हो जाएगा 31A, 31C, ये सारे आर्टिकल जो है ना यहाँ पे बात करें अगर 31A, 31B, 31C की, तो ओरिजिनली द राइट टू प्रॉपर्टी वाज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल राइट पहले हुआ करता था। ओरिजिनली पहले राइट टू प्रॉपर्टी क्या हुआ करता था, फंडामेंटल राइट हुआ करता था। एंड नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अब क्या है कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में क्या हुआ, इसको अमेंड कर दिया गया और आर्टिकल इंसर्ट किया गया 300A। आर्टिकल 300A क्या बात करता है, आर्टिकल वही आर्टिकल 308 जो कि पार्ट इसमें दिया हुआ है 12 में, जो कि बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे 300A में लीगल राइट दिया गया कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, सो द राइट टू प्रॉपर्टी वाज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल राइट एंड प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन। अब देखिए यहाँ पे फंडामेंटल राइट की वायलेशन नहीं होती। अगर कोई भी कॉरपोरेशन है, अगर उसको गवर्नमेंट चाहे कि जोड़े पब्लिक इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट में, तो ये फंडामेंटल राइट की वायलेशन नहीं होगी। कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है गवर्नमेंट, ये फंडामेंटल राइट की वायलेशन नहीं होगी। ये लीगल राइट की वायलेशन भी नहीं होगी, क्योंकि ये लीगल राइट है, नेशनल इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट की ज़रूरत है तो वो उसको एक्वायर कर सकती है, या फिर कोई कॉरपोरेशन है तो उसको कंबाइन कर सकती है, 1-2 कॉरपोरेशन को, पब्लिक और प्राइवेट को। सो आते हैं नेक्स्ट 238. Which court has a jurisdiction to decide a dispute between central government and state government? Which court has jurisdiction to decide dispute जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो डिस्प्यूट होता है यानी मतभेद होता है, उसको कैसे सुलझाते हैं ये बताइए। सो 238 में क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143। देखिए कोई भी अगर इंटर स्टेट या फिर सेंटर और यूनियन के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है सीधे। ऑल राइट, कम टू नेक्स्ट। द इलेक्शन कमीशन इंजॉयज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, अ स्टैट्यूटरी बेसिस, नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बेसिस, अ लीगल बेसिस, ओनली बिकॉज इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट। क्या हो जाएगा तो बताइए, ये हो जाएगा ए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। कम टू नेक्स्ट। द फाइनेंस कमिश्नर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेजिडेंट। फाइनेंस कमिश्नर कॉन्स्टिट्यूटेड होता है राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, सो इसका टाइम पीरियड क्या होता है फाइनेंस कमिश्नर का, 2 years, 3 years या फिर 5 years, बताइए। फाइनेंस कमीशन इसकी प्रोविज़न किस में दी गई है, आर्टिकल देखिएगा 280 इसमें दिया गया है फाइनेंस कमीशन का। ये कॉन्स्टिट्यूट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा और इसका टाइम पीरियड जो होता है वो होता है, बताइए आप, इसका होता है टाइम पीरियड एवरी 5 years, एवरी 5 years। सी आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।